Assalamu alaikum. Welcome to our talk about open and distance learning ODL policy, provisions and regulatory framework. ये नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन के तहत ये पॉलिसी जो है 18 मार्च 2024 को अप्रूव हुई है। और ये जो पॉलिसी है ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी प्रोविजन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नेम के अंडर अप्रूव हुई है। और इस पॉलिसी का मकसद ये है कि हाई क्वालिटी एक्सेसिबल टू ऑल अलाइंड विद इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल गोल्स जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है वो प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को। और ये जो पॉलिसी है ये HEC की तमाम प्रीवियस जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की पॉलिसीज़ हैं उनको सुपरसीड करती है, उनको ख़त्म करती है। और जो इससे रेलेवेंट जितनी भी नोटिफिकेशन HEC के ने इससे पहले जारी किए वो सारे ख़त्म हो गए। अब यही पॉलिसी नाफजुल अमल होगी 18 मार्च 2024 के बाद। आइए हम इसकी डिटेल को देखते हैं। हमारी ये गुफ्तगू जो है वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे होगी। हम स्कोप पे बात करेंगे, विजन और मिशन ऑफ ODL पॉलिसी की बात होगी, टीचिंग और लर्निंग के जो मोड्स हैं उन पर हमारी गुफ्तगू होगी, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पर हम बात करेंगे, कंटेंट एंड मटेरियल डेवलपमेंट जो है या मटेरियल की सिलेक्शन है इस पर गुफ्तगू होगी। इंस्ट्रक्शनल जो डिज़ाइन है ये भी ज़ाहिर है फ़ेस टू फेस एजुकेशन का मुख्तलिफ होता है और जो ODL में मुख्तलिफ होता है। फिर एडमी लर्निंग डिज़ाइन फ्रेमवर्क पर बात होगी जो कि एक तरह से इस पॉलिसी में सजेस्ट किया गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी इसके अलावा भी कोई डिज़ाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकती है अपनी इंस्ट्रक्शन के लिए, स्टूडेंट्स के लर्निंग मटेरियल के लिए। फिर एवेल्यूएशन और असेसमेंट मैकेनिज़्म पर बात की गई है। तो एवेल्यूएशन एक तो असाइनमेंट्स हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं, फेस टू फेस असाइनमेंट हैं, और दूसरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद भी कर सकता है और दूसरे इदारों में भी सेंटर बना के ये एग्ज़ाम लिया जा सकता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ज़रूरी है क्योंकि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में सबसे बड़ा इशू होता है वो रैकेट की मेंटेनिंग है, और जिससे जो वीकर पार्ट ऑफ दी सिस्टम है जो स्टूडेंट है वो सफ़र करता है। तो इसलिए इस पॉलिसी में ज़ोर दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो वो स्ट्रांग हो, मेंटेन किया जाए, अपडेट किया जाए और वो वैलिड हो और ट्रू सेंस में वो एक सपोर्ट फराहम कर रहा हो तमाम जो इन्वॉल्व हैं पीपल इसमें, इंक्लूडिंग टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ODL ऑफिस है, मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी है। 11 है इसका नंबर जो है एडवाइजरी एंड काउंसलिंग सर्विसेज। स्टूडेंट को आमतौर पर भी एडवाइजरी और काउंसलिंग सर्विसेज की ज़रूरत होती है, लेकिन ODL मोड में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। एक वजह ये कि ये आमतौर पर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्मल सिस्टम के लिए टाइम नहीं निकाल पाते अपनी जॉब की वजह से, अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जो जियोग्राफिकली डिस्टेंस वाक़या होने की वजह से, या बाज़ औक़ात कल्चरल जो बैरियर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये रेगुलर सिस्टम में यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकते। और नेक्स्ट है जी जो रिपील, यानी जैसा शुरू में मैंने जिक्र किया कि इस पॉलिसी ने पिछली तमाम पॉलिसीज़ को नल एंड वाइड करार दे दिया। अब यही ODL की पॉलिसी नाफजुल अमल है। अब हम बात करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आप जानते हैं कि 20वीं सेंचुरी में शुरू हुई और इसकी वजह भी जाहिर है ये नीड थी, लोगों का दूर दराज मूव करना मुश्किल हो रहा था और जो एजुकेशन को जिस मास लेवल पर हायर एजुकेशन को हम जो है वो फैलाना चाहते थे उसके लिए भी ज़रूरी था कि इतने सारे लोगों को
یونیورسٹیوں میں لانے کی پروویژن کم تھی. یعنی ظاہر ہے اینڈ میں بات وہی ختم ہوتی ہے کہ ریسورسز نہیں ہوتے گورنمنٹس کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی. تو اس کے لیے یہ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کا ایک آپشن جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ شروع کیا گیا یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. تو سب سے پہلے جو ہے وہ یو کے میں اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی, اور دوسری جو اوپن یونیورسٹی ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی دین, جس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا. یہ 1974 میں یہ بنائی گئی. یہ دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی تھی یو کے بعد. یہ جو پالیسی ہے جو اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ پالیسی 24 ہے, اس کا جو سکوپ ہے اس پر بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پالیسی دراصل ایکچولی گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے تمام ان انسٹیٹیوشنز کو جو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ شروع کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ جو او ڈی ایل پروگرامز ہیں یا کورسز ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہو, وہ سب کو ایکسیسیبل ہوں, اور وہ ادارہ جو انہیں شروع کرے اس کے گولز کے مطابق ہوں. مثلا اگر کوئی ادارہ جرنل جو سائنس یا جرنل سائنس اور سوشل سائنسز کے لیے بنا ہے تو اس کے کورسز اسی ڈومین میں فال کرتے ہوں. اگر کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن ہے تو اس کے کورسز اسی میں فال کرتے ہوں. یعنی جو او ڈی ایل ہے یہ آزادی نہیں دیتا کہ یونیورسٹی اپنے مینڈیٹ سے باہر جائے. اس نے اپنے گیون مینڈیٹ میں جو اس کو فیس ٹو فیس کے لیے دیا گیا ہے اس کے اندر ہی رہ کے اس نے او ڈی ایل کو چلانا ہے. او ڈی ایل پالیسی کا مشن اور ویژن کی ہم بات کرتے ہیں. ویژن کو دیکھتے ہیں تو ویژن میں یہ کہا گیا ہے کہ او ڈی ایل میں ان تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دینا ہے کوالٹی ایجوکیشن کی جو کہ ہائر ایجوکیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جن کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے اور انہیں او ڈی ایل کے موڈ کے ذریعے علم حاصل کرنا ہوتا ہے. یہاں ایک جو مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ یہ او ڈی ایل کی ڈگری جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے. تو اٹ از ڈفرینس آف ریسورسز آنلی. جیسے عام جو فارمل سسٹم ہے اس کے تمام ڈگری ہولڈر ایکول نہیں ہوتے, اسی طرح او ڈی ایل کے ڈگری ہولڈرز بھی ایکول نہیں ہوتے. بہت قابل جو لوگ ہیں وہ بھی او ڈی ایل کے ذریعے ڈیو ٹو ڈفرینٹ کنسٹینٹس کی وجہ سے ڈگریاں لیتے ہیں. ویژن اس کا سادہ ہے جو او ڈی ایل پالیسی کا ہے, providing all education seekers with an equal opportunity to access quality education through the open and distance learning mode. مشن پر آتے ہیں. مشن ہے جی to develop a standard mechanism for all institutions offering ODL programs, courses to provide affordable and flexible educational opportunities that may open doors for all learners to explore their potential and lead a productive and responsible professional life. تو مشن یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک سٹینڈرڈ میکنزم بنایا جائے تاکہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو فارمل سسٹم میں کسی طرح سے اپنے آپ کو انرول نہیں کر پاتے ان کے لیے دروازے کھولنا ہے تاکہ ان کو افورڈیبل اور فلیکسیبل ایجوکیشنل اپرچونٹیز ملیں اور وہ ایک پروڈکٹیو لائف گزار سکیں اور ایک رسپانسیبل پروفیشنل لائف کے لیے وہ تیار ہوں. موڈز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے تو 3 مین موڈز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہیں جو اس میں جو مروجہ ہیں. ایک تو سنکرونس موڈ ہے. اس میں ظاہر ہے آن لائن ٹیچنگ جیسے ہوتی ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. صرف وہ جو ان کا موڈ آف کنیکشن ہے وہ آن لائن ہوتا ہے, یعنی وہ فیس ٹو فیس نہیں ہوتا. اس کو ہم سنکرونس موڈ کہتے ہیں.
सेकंड है एसिंक्रोनस मोड, जिसमें टीचर जो है वो जिस वक्त मौजूद होता है, जिस वक्त वो ऑनलाइन होता है, स्टूडेंट किसी और वक्त ऑनलाइन होते हैं, और स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन एक सिस्टम के तहत मिलती है जिसको हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और टीचर अपनी सहूलत के मुताबिक अपने लेक्चर को, अपने मटेरियल को अपलोड कर देता है, और स्टूडेंट अपनी सहूलत के मुताबिक उसे पढ़ लेते हैं, अपनी पेस पर, अपनी पॉसिबिलिटी पर पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस मोड। तो सिंक्रोनस में टीचर और स्टूडेंट एक ही वक्त में वाया ऑनलाइन मोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एसिंक्रोनस में ये मुख्तलिफ औकात में सिस्टम पर मौजूद होते हैं, यानी टीचर अलग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है अपने वक्त में, और स्टूडेंट अलग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है अपनी सहूलत के मुताबिक। तो इसको हम एसिंक्रोनस मोड कहते हैं। जब हमने सिंक्रोनस मोड पर भी बात कर ली, जब हमने एसिंक्रोनस मोड पर भी बात कर ली, तो यकीनन नेक्स्ट ये बात आएगी कि क्या हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो यकीनन हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। इसको फिर हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। इसका जो कुछ पार्ट जो है सिंक्रोनस और दूसरा एसिंक्रोनस हो सकता है। इसका एक पार्ट फेस टू फेस भी हो सकता है। हम डिटेल से देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। Blended learning is a teaching and learning approach that uses blend of different methods, modes, technologies and resources to improve student learning. जाहिर है इसमें different methods को हम blend कर लेते हैं। Some forms of blended learning consist of flipped classroom, online interaction followed by face-to-face teaching, online learning that is sometimes supplemented by practical activities on designated premises. तो इसमें इसका जो पॉपुलर एक इसमें मोड है वो है इसका कुछ पार्ट ऑनलाइन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस मोड से कवर किया जाता है, और बाकी पार्ट जो है वो फेस टू फेस भी कवर किया जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम की एक इस्तेलाह यूज़ हुई है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम का रिवर्स है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में पहले लेसन पढ़ाया जाता है और फिर होमवर्क दिया जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में होमवर्क पहले दिया जाता है और उसकी टीचिंग बाद में होती है। इससे स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो घर में अपना लेसन अच्छे तरीके से देख लें, प्रिपेयर कर लें और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को वो डिस्कस कर लें क्लासरूम के अंदर। जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में जब हम पहले पढ़ाते हैं तो उसके बाद होमवर्क देते हैं। होमवर्क के दौरान जब स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो वो टीचर से नेक्स्ट डे डिस्कस तो कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट डे का नेक्स्ट लेसन भी तो होता है, तो वो चीज़ें ये दब जाती हैं। तो इसलिए फ्लिप्ड क्लासरूम बेटर साबित हो रहा है ट्रेडिशनल क्लासरूम से। तो ब्लेंडेड में फेस टू फेस और ऑनलाइन के कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग की डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है इस पॉलिसी के अंदर कि एटलीस्ट हम 1/3 जो है वो उसका फेस टू फेस पढ़ाएंगे, तो तभी उसको ब्लेंडेड का नाम दिया जा सकता है, वरना हम इसको सिंक्रोनस मोड और एसिंक्रोनस मोड जो भी है कहेंगे। और साथ वाला जो कंपोनेंट है अगर वो 1/3 से कम है फेस टू फेस, तो फिर हमें उसे एडवाइजरी सर्विसेज में, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में काउंट कर लिया जाता है, फिर हम उसको ब्लेंडेड नहीं कहते। करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। तो ओडीएल में जो हम डिस्टेंस में पढ़ाएंगे, एक पहली बात ये कि सिर्फ वही प्रोग्राम्स हम ऑफ़र कर सकते हैं जो प्रोग्राम फेस टू फेस में यूनिवर्सिटियां ऑफ़र कर रही हों और एटलीस्ट उसके 2 बैचेस पास आउट हो चुके हों। तो ये सारा करिकुला जो है वो एचईसी की अप्रूव्ड गाइडलाइंस के अंडर फॉल करता है, और नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो 2015 का उसके मुताबिक होता है। Two is instructional design includes digital material, tutorial support system and use of audio visual technology. Again जो instructional design हम अडॉप्ट करेंगे तो वो भी जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के असूलों के मुताबिक होगा, जिसमें डिजिटल मटेरियल होता है, ट्यूटोरियल सपोर्ट सिस्टम होता है और ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इस स्लाइड में करिकुलम की बात हो रही है जो एचईसी के मुताबिक होगा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की बात हो रही है वो
जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के असूलों के मुताबिक होगा। अब ये कि क्या ये फिक्स है कोई जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है इस पॉलिसी में या नहीं। तो इस पॉलिसी में डिज़ाइन सजेस्ट तो किए गए हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी पर्टिकुलर नेचर की वजह से, अपनी सहूलत की वजह से, अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से, अपने नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स की वजह से, अपनी जो जो उसकी कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन को अडॉप्ट कर सकता है या उसको अडेप्ट कर सकता है। तो point 3 is within above instructional modes, innovative designs can be adopted without compromising the quality and rigor of a program। यकीनन HEC और ये पॉलिसी और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि डिज़ाइन कोई भी हो, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो और प्रोग्राम की रिगर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। अब जब डिज़ाइन आ गया तो फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप होगा कंटेंट एंड मटेरियल डेवलपमेंट का। तो डिस्टेंस एजुकेशन का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, यकीनन बेस तो उसी पे करेगा जो यूनिवर्सिटी जो है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो जो फेस टू फेस में पढ़ा रहा था। लेकिन ज़ाहिर है नेचर ऑफ डिलीवरी में फ़र्क की वजह से उसे इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, सिंक्रोनस मोड के लिए, एसिंक्रोनस मोड के लिए, ब्लेंडेड मोड के लिए। तो आए हम देखते हैं इसको। वन है जी, डिस्टेंस एजुकेशन कंटेंट मस्ट बी इंटरैक्टिव, इंगेजिंग, अनेबलिंग, प्रोग्रेसिव, कंप्रीहेंडेबल, इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। तो एक तो ये चूंकि स्टूडेंट जो है वो टीचर से अवे होगा, उसको मोटिवेट रखना भी एक अहम काम होता है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि टीचर का ज़्यादातर वक्त कंटेंट के अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट में, मटेरियल प्रेपरेशन में और स्टूडेंट्स को ऑन टास्क रखने में लगता है। इवन आप फॉर्मल सेटिंग के अंदर भी जाएं, मीटिंग्स के अंदर भी जाएं, तो जो मेजर एफर्ट है वो जो ऑर्गेनाइज़र है, जो चेयर है, उसकी इस बात पे होती है कि लोग एजेंडा पर फोकस करें, इधर उधर की डिटेल्स दर ना आएं और एक बड़ा चंक ऑफ टाइम को कंज्यूम न कर लें। तो इसी तरह जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो ODL सिस्टम है, इसमें भी स्टूडेंट को इंगेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो फिर हम चाहते हैं कि जो जो कंटेंट है इसका, वो उसकी नेचर ऐसी हो कि वो स्टूडेंट को इंगेज कर ले, वो उसे अनेबल करे, यानी उसमें काबिलियत पैदा करे, प्रोग्रेसिव हो, स्टूडेंट के लिए कंप्रीहेंडेबल भी हो, यानी उसको चूँकि उस वक्त उसे कोई टीचर की सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए उसे आसानी के साथ समझाने वाले अंदाज में लिखा जाता है, बयान किया जाता है या उस तक पहुंचाया जाता है। फिर ये मटेरियल इफेक्टिव भी होता है, यानी उस मटेरियल से वाकईतन जो हमारे जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है वो अचीव होते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, यानी तालिब इल्म को ट्रांसफॉर्म करता है एक रॉ पर्सन से एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन में, एक इम्प्रूव्ड पर्सन में, एक फाइनली ट्यून्ड पर्सन में, एक बाशऊर पर्सन में, एक स्किलफुल पर्सन में, और एक मुआशरे के जो जो कामयाब या मुफीद पर्सन में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल का अपना रोल ये इस तरह से प्ले करता है। Two is credit hours of a course are to be distributed in self-study material, self-assessment activities, multiple media content, face-to-face, online tutorials and workshops। अब जाहिर है जो जो हमारी जो ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, इसमें डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। तो हमारा जो करिकुला है इन सब को इनकम्पस करेगा। हमारा मटेरियल सेल्फ स्टडीज़ के लिए हम अलग से रख देंगे। सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं ताकि तालिब इल्म को ये पता चल जाए कि वो उसने एक क्वांटम ऑफ लर्निंग जो था उसमें से कितना लर्न कर लिया है, और वो जो लर्न किया है उसका जो इंडेक्स है करेक्टनेस का वो क्या है, कितना सही है, कितनी वो मिस्टेक करता है। उसके लिए सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, क्योंकि फेस टू फेस टीचिंग में तो टीचर उसको फीडबैक देता रहता है, करेक्ट करता रहता है।
लेकिन हमारे ODL के अंदर उसने खुद ही अपने आप को करेक्ट करना है, तो इसलिए सेल्फ जो असेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। मल्टीपल मीडिया कंटेंट हो, यानी जो जो सुनने वाला है, जो वॉच करने वाला है, जो जो पोस्ट करने वाला है, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस तरह का कंटेंट हो, उसको फेस टू फेस पढ़ाएं तब भी कोई मसला ना हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल में भी मसला ना हो, वर्कशॉप में भी मसला ना हो, ब्लॉग्स के ज़रिए भी मसला ना हो, टेलीफोनिकली भी हम उस पर बात कर सकें, तो मटेरियल को इस तरह से एक हमा जहती बनाया जाता है ताकि वो जो अपने मकसद को पूरा कर सके। 3 is the use of open education resources OER under Creative Commons license shall be adopted in existing course material। तो बहुत सारा ओपन मटेरियल फ्री भी पड़ा है, लाइसेंस वाला भी है, तो उसको भी हमें यूज़ करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपने कोर्स को अलाइन कर लेते हैं, और दूसरा जो है एक स्टैंडर्ड जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो भी हमारी नज़र में रहता है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पर। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पर अगर हम बात करें तो जो है उसके लिए एक ज़रूरी है हमारे पास एक टीम हो जो स्पेशलाइज्ड हो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि वो हमारे जो मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर सके। जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो एक तरह से सपोर्ट फ्राहम कर सके, उनकी ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि टीचर जो है वो आम तौर पर यूनिवर्सिटी टीचर फेस टू फेस के लिए तैयार होता है, डिस्टेंस के लिए तैयार नहीं होता। फिर डिस्टेंस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, पूरा एक प्रोडक्शन यूनिट चाहिए होता है, एक पूरी की पूरी एक मल्टी मीडिया लैब की ज़रूरत होती है, एक रिकॉर्डिंग लैब की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो इक्विपमेंट होता है उसको चलाने के लिए यकीनन एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर की ज़रूरत है। नंबर 2 इज़ एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, मेंटेन, एवेल्यूएट एंड रीडिज़ाइन। ये एडमी एक जो है वो लर्निंग डिज़ाइन फ्रेमवर्क है, ये इस पॉलिसी में सजेस्ट किया गया है, यानी पॉलिसी से मुराद ODL पॉलिसी ऑफ HEC 2024 है। Point 3 is, however, the higher education institutions or universities may choose an appropriate framework among the several commonly available framework, keeping in view their context, objective, content, delivery methods, as well as needs of the learners and instructors। तो जितने भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो एडमी सजेस्ट किया गया है, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी अगर चाहें तो अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से, मकासद की वजह से, डिलीवरी सिस्टम की वजह से, और जो ज़रूरतें हैं स्टूडेंट्स की और टीचर की, उनके मुताबिक अल्टरनेटिव जो फ्रेमवर्क हैं उन पर भी जा सकती हैं। हम एडमी को थोड़ा तफसील से देखते हैं। एडमी लर्निंग डिज़ाइन फ्रेमवर्क है, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एनालाइज है, डिज़ाइन है, मेंटेन है और एवेल्यूएट एंड रीडिज़ाइन है। यकीनन कोई भी फ्रेमवर्क जो है वो एक साइक्लिक एक रास्ता फ्राहम करता है ताकि हम कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें। एनालाइज में होता है, सबसे पहले जब हमने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाना है, कोई हमने मटेरियल जो है उसको डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं कि वो किस लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको पहले क्या आता है, पहले क्या आने की फिर 2 सूरतें हैं, एक तो उनका सब्जेक्ट मैटर में क्या है, दूसरा टेक्नोलॉजी की उनकी क्या जो है वो लर्निंग है पहले से, फिर उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, फिर उनको कौन सी लोकल सपोर्ट अवेलेबल है, फिर वो जहाँ से क्या हमें ऑनलाइन कनेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, बाद जगहों पर नेट ही नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रख के तभी हम जो है वो कोई इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। 2 is evaluate the existing technologies available for instructional design। तो यकीनन इसके एग्जिस्टिंग जो सपोर्ट अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के पास मीडिया लैब ही ना हो, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी ना हो, तो जाहिर है फिर तो चीज़ें और तरफ जाएंगी, तो इसको भी पहले देखना होता है। 3 is
वर्क विद अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू कंसेप्चुलाइज द फॉर्मेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ भी हमने काम करना होता है ताकि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का पता हो। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लर्निंग ऑब्जेक्ट एक पूरे का पूरा एक मॉड्यूल टाइप यूनिट होता है, जिसमें पहले इसका इंस्ट्रक्शनल पार्ट होता है, फिर इसका असेसमेंट पार्ट होता है, और उसके बाद इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक तालिब इल्म को किसी कंटेंट को मुकम्मल तौर पर जानने और उसमें एक्सपर्ट होने के लिए चाहिए होती हैं। तो वो जो एक यूनिट है उसको हम लर्निंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। बी पार्ट है जी डिज़ाइन। ये एडमी जो फ्रेमवर्क है उसी का पार्ट है। पहले हमने एनालाइज की बात की, ए फॉर एनालाइज, और बी फॉर इसका डी फॉर डिज़ाइन है, बी इसका पार्ट है। तो अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ। डिज़ाइन द फॉर्मेट्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स फॉर सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड ब्लेंडेड मोड्स। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पर बात करनी है, क्योंकि इन तीनों के लिए वो मुख्तलिफ होगा। टू इज वर्क with a subject expert to decide the sequence and flow of information to elaborate the concept। जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वही बता सकता है कि पहले हम कौन सा कंसेप्ट देंगे, उसके बाद कौन सा देंगे, उसके बाद कौन सा देंगे, ताकि स्टूडेंट के जो जहन के अंदर एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उस लर्निंग का, उस सब्जेक्ट का, उस कंपोनेंट का उभर सके। 3 is work with computer programmer to select appropriate tools and techniques for development of learning objects and instructional materials। ज़ाहिर है जब ये सीक्वेंस आ जाएगा तो कंप्यूटर प्रोग्रामर हमें बताएगा कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होंगी ताकि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो तालिब इल्म को दे दिया जाए। याद रहे कि जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरा एक मॉड्यूल टाइप एक टॉपिक पे बना होता है जो हम अलग से देते हैं, और एक एक्सटेंडेड मटेरियल अलग से दे देते हैं, ताकि तालिब इल्म अगर वो जो करिकुलम की हदों को कुशादा करना चाहे तो उसके पास मटेरियल मौजूद हो। अपनी लर्निंग जो है वो उसको जो सजेस्टेड मिनिमम पार्ट है उससे ऊपर ले जाना चाहे तो भी हमारे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी हो, सपोर्ट हो, एप्रिसिएशन हो और उसकी मोटिवेशन हो। 4 इज डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। क्योंकि जब हमने ओडीएल में जाना है तो दोनों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तालिब इल्मों को जब हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उनको एक्सेस ही करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में बाज़ वक़्त हम ये भी करते हैं कि लोकल एरियाज़ में जाके छोटे छोटे ग्रुपों में उनको ट्रेन कर दिया जाता है, और फैकल्टी मेंबर जो हैं वो स्किल में थोड़ा रिलक्टेंस भी बाज़ वक़्त होती है, और ऐसी सूरत में उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है और ट्रेन भी करना पड़ता है। और फैकल्टी के लिए बेहतर है कि उन्हें एक प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुजारा जाए और साथ साथ जहां उनको ज़रूरत पड़े वहां उनको सपोर्ट फराहम कर दी जाए। ये ट्रेनिंग वंस फॉर ऑल नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग के साथ साथ रियल टाइम में सपोर्ट भी उन्हें चाहिए होती है, दोनों को, स्टूडेंट्स को भी और फैकल्टी मेंबर्स को भी। एडी का एक फॉर्मेट था जिस पर हम, फ्रेमवर्क है जिस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एनालाइज पे बात की, फिर डिज़ाइन पे बात की, अब हम डेवलप पे बात करते हैं। ये मटेरियल की डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बाय वर्किंग विद मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। तो ये हमने जो जिन पर हमने जो है वो एनालाइज की बात की, डिज़ाइन पे बात की। अब जो तीसरा इसका जो एक स्टेप है, जो कंपोनेंट है, वो है डेवलपमेंट का। तो जाहिर है जो कंटेंट तो पहले आ गया, अब इसकी डेवलपमेंट मल्टीमीडिया और कंप्यूटर प्रोग्रामर करेंगे। तो नंबर 2 है, इसमें वो लर्निंग ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी किया गया है। अ लर्निंग ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेंट आइटम्स, practice items, assessment items that are combined based on a single learning objective। तो एक जो लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव है उसकी बेस पर हम जो है वो कंटेंट भी फ्राहम करते हैं, प्रैक्टिस का मैकेनिज्म भी देते हैं, असेसमेंट का मैकेनिज्म भी देते हैं।
उन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। 3 is develop the organizational structure of a course, web pages on LMS or UMS and conduct feedback surveys। तो इसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी ज़रूरी होता है, जिसमें LMS होता है, UMS होता है, और सर्वेज भी किए जाते हैं ताकि हम उसको देखें कि किस हद तक हमारे जो कोर्सेज हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन है, वो उस हदफ तक पहुंच रही है, इफ़ेक्टिव है, ताकि कंटिन्यूस डेवलपमेंट का सफ़र जारी रखा जा सके। 4 इज़ प्रिपेयर ट्रेनिंग मैनुअल्स। यकीनन जब हमने टीचर्स को और स्टूडेंट को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स होंगे, ताकि हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऑल कम्प्रीहेंसिव हो, कोई चीज़ उसमें जो है मिस ना हो जाए, और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उस ट्रेनिंग के, उनको प्रपोर्शनेटली, यानी जितने वो अहम हो उस हिसाब से ही वेटेज दिया जा सके, ताकि जो मैनुअल्स हैं वो फिट फॉर द पर्पज़ हो, ना तो ज़्यादा डिटेल से वक्त का ज़िया हो और ना ही ज़्यादा मुख्तसर होने से उसको समझने में मसाइल हों। 5 इज़ वर्क विद एकेडमिक डिपार्टमेंट्स टू डिवाइस ट्रेनिंग स्केड्यूल्स। ट्रेनिंग के लिए अगर हम हैप्पैज़र्डली ऐलान कर देंगे तो हो सकता है जो एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हों कि उनमें से तमाम टीचर्स स्पेयर ना हों ट्रेनिंग करने के लिए। तो अगर हम उनसे पहले से राब्ता कर लें, ऐसे वक्त में ट्रेनिंग रखें जब उनके लिए कन्वीनियंट हो, तो वो उनकी लर्निंग और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाती। अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमने प्रैक्टिस से देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन करना शायद आसान होता है, लेकिन उसको ट्रैक रिकॉर्ड रखना, उसको सेव करना मुश्किल होता है। तो इसलिए पॉइंट 3 इज मेंटेन द लर्निंग ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी एंड वेब कोर्स वेब पेजेस। तो जिसको जो इसकी रेपोजिटरी को और वेब पेजेस को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है, ताकि वो नया मटेरियल भी उसमें आता जाए और पिछला भी मौजूद रहे। नंबर 4 इज एनालाइज फीडबैक सर्वेस एंड प्रिपेयर अपडेटेड प्लान्स। तो फीडबैक सर्विस को भी सिर्फ करवाना मकसद नहीं है, बल्कि उनका एनालिसिस भी किया जाता है, ताकि उसकी रोशनी में जो सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, टीचिंग को इम्प्रूव किया जा सके, करिकुलम को इम्प्रूव किया जा सके, असेसमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। आमतौर पर हम सिस्टम में देखते हैं कि वो जो सीनियर्स हैं वो जिस नज़र से देखते हैं उन तक वो एग्जैक्ट रिपोर्ट ही नहीं पहुंच पाती। जो नीचे ग्राउंड में लोग हैं वो ऊपर सही इन्फॉर्मेशन फ्राहम ही नहीं करते, और जिससे नीचे बहुत सारे मसाइल होते हैं, ऊपर एक सब अच्छा का एक स्टांस चल रहा होता है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। एंड प्रिपेयर अपडेटेड प्लान्स भी हमने करने हैं। अपडेटेड प्लान से ये मुराद है कि हमने इस सिस्टम को अपडेट भी तो करना है ना, तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी है और एक्शन भी करना है। 5 is promote and maintain collaboration among academic services and technical departments। यहाँ ODL के अंदर एक बहुत बड़ा एक ये भी इशू है कि एकेडमिक लोग किसी और जो पिच पर बात कर रहे होते हैं और टेक्निकल पर्सन किसी और पिच पर बात कर रहे होते हैं, और सीनियर मैनेजमेंट बार बार उन्हें इकट्ठा बैठाती है, और दोनों एक दूसरे के इश्यूज को समझने की बजाय अपने स्टांस पर कायम रहते हैं, जिससे डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाता है। मतलब एकेडमिक वाले या बड़ी हद तक मैनेजमेंट वाले टेक्निकल नीड्स को नहीं समझते, और वो उसको हियर से की बना पर काम चलाने की कोशिश करते हैं, और जिससे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो भी इस तरह का पोस्चर अदा कर लेता है कि जो ब्लेम दूसरों पर डालने की तरफ चला जाता है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है कि दोनों में कम्युनिकेशन भी हो और दोनों सेम पेज पर हों और दोनों चीज़ों को डेवलप कर रहे हों। ई है लास्ट पार्ट है जी एडमी का, एवेल्यूएट एंड रीडिज़ाइन। 1 इज़ कंटिन्यूसली कंडक्ट इंटरनल प्रोग्राम एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन के बगैर, डेवलपमेंट के बगैर कभी भी हम जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी हम जो परफेक्शन का सफ़र जारी नहीं रख सकते, कभी भी हम जो अपने स्टूडेंट के लिए एक अच्छा जो एक प्रोडक्ट है वो बना नहीं सकते।
2 is keep the feedback mechanism active during and after program course completion. तो जो फीडबैक है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स भी आना चाहिए. जितना हम अपने कस्टमर यानी स्टूडेंट की बातों को सीरियस लेंगे उतना ही हम सिस्टम को ज़्यादा बेटर कर सकेंगे. यकीनन उसमें इरेलेवेंट फीडबैक भी होता है, लेकिन वो इरेलेवेंट फीडबैक का मौजूद होना हमारे फीडबैक लेने की कैपेसिटी को हिंडर ना कर रहा हो. नंबर 3 इज गेज द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज और प्रॉब्लम तो आते ही हैं, क्योंकि कोई भी ह्यूमन प्लानिंग, कोई भी ह्यूमन एग्जीक्यूशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती. इंसान गलतियां करेगा और उससे सीखेगा. अगर गलतियां करे ना तो इंसान नहीं, सीखे ना तो भी इंसान नहीं. तो इंसान का काम ही ये है. इंसान बड़ा हो छोटा हो, चाहे सीईओ हो, चाहे कोई जितना बड़ा अफसर हो, इंसान ही तो होता है और उसको इश्यूज और प्रॉब्लम से उसने सीखना तो होता है. 4 इज असेस द नीड्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन. तो जो ज़रूरतें हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने की और रिवाइज करने की, इनको जहन में रखना है. हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, हम करिकुलम के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं. 5 इज रिवाइज द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इन कोलैबोरेशन विद प्रोग्राम एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर्स. क्योंकि जो प्रोग्राम और कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे टीचर भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होता है. तो उनका जो फीडबैक है उसकी रोशनी में हम सिस्टम को बेटर बना सकते हैं. तो ये था हमारा एडमी एक फ्रेमवर्क था. तो अब हम बात करते हैं एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट मैकेनिज्म की. अगर हमने ओडीएल में टीच करना है तो उनका इम्तहान भी तो लेना है, उनकी असेसमेंट भी तो करनी है, उनकी लर्निंग को कहीं गेज भी तो करना है, उनको सर्टिफिकेशन भी तो देनी है. और उसके लिए फिर हम देखेंगे हम क्या करते हैं. नंबर 1, University HEI can conduct examinations at other government educational institutions with the approval of the statutory bodies. क्योंकि ODL में जो हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो बिखरी हुई होती है मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, बाज़ बरून मुल्क भी होती है. तो ऐसी सूरत में हम अपने यूनिवर्सिटी या अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अलावा बाकी इदारों में भी जो एग्ज़ाम उनका कंडक्ट कर सकते हैं. यकीनन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करना उसी यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है जिसमें स्टूडेंट इनरोल है, और उसके एनवायरनमेंट को बेहतर रखना, वहाँ जो उनकी निगरानी है उसको देखना, वहाँ सिक्योरिटी को देखना, वहाँ पर स्टूडेंट की फैसिलिटेशन को देखना, और वहाँ पर जो एक एग्ज़ाम मटेरियल है उसको पहुंचाना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना, और जो आंसर शीट्स हैं उनको वापस पहुंचाना, उनकी जो प्रॉपर मार्किंग है, उनका रिज़ल्ट है, उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना है. ये सारी के सारे पेरेंट जो है इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है. स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज वैसे भी बड़ी अहम है, लेकिन ओडीएल की तो जान है ये. अगर हम ओडीएल में स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा स्टूडेंट हमारे साथ चल नहीं पाएगा. और इसलिए नहीं कि वो चलना नहीं चाहता, उसकी हम चलने की कैपेसिटी को ही डेवलप नहीं कर पाते अगर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज ना हो. तो आइए हम देखते हैं कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या किया जा सकता है. नंबर 1 है फेस टू फेस एंड ऑनलाइन एडवाइजरी सर्विसेज शैल बी मेड अवेलेबल फॉर स्टूडेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो ये स्टूडेंट हमें विजिट भी कर सकते हैं. अगर ज़्यादा शुरू में जब सेमेस्टर को शुरू करते हैं तो स्टूडेंट की लोकल किसी एरिया में स्टूडेंट को इकट्ठा करके वहाँ भी गाइडेंस दी जा सकती है. क्योंकि फेस टू फेस जब हम अपने स्टूडेंट के साथ होते हैं तो उसे एक ओनरशिप का एहसास होता है, उसे एक फैसिलिटेशन का एहसास होता है, और वो इमोशनली अटैच हो जाता है अपने टीचर्स के साथ. नंबर 2 इज फेस टू फेस और ऑनलाइन ट्यूटोरियल सपोर्ट फॉर एकेडमिक गाइडेंस शैल बी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोप्रिएटली. तो ये गाइडेंस दो तरह की होती है. एक तो उनके जो एडमिशन के और उनके असेसमेंट के और उनके डिग्री के इश्यूज होते हैं, दूसरा टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तीसरा एकेडमिक इश्यूज होते हैं. तो तीनों में अलग अलग एक्सपर्ट्स उनको बेटर गाइड कर सकते हैं. स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये बड़ा ज़रूरी है. पहले भी इस हमने टॉक में इस पर तवज्जो दी है कि जो
तमाम स्टूडेंट्स का डाटा इस तरह से महफूज हो अपनी सेहत के साथ, और स्टूडेंट को अवेलेबल हो, बाकी टीचर्स को अवेलेबल हो, एग्जामिनेशन स्टाफ को अवेलेबल हो, एडमिनिस्ट्रेशन को अवेलेबल हो, ताकि उसमें कोई इबहम ना हो, कोई ऐसा जो डाटा का जो एक गैप है वो प्रोसेसिंग को हिंडर न कर दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डाटा सिस्टम में मौजूद हो, वेब पोर्टल पर अवेलेबल हो, LMS पर, UMS जो भी यूनिवर्सिटी ने इंस्टॉल किया है उस पर अवेलेबल हो। तो जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसमें जो एडमिशन की इंफॉर्मेशन का, रिज़ल्ट की हिस्ट्री, रोल नंबर स्लिप से इंस्टीट्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये कि स्टूडेंट ने कितने जो एग्ज़ाम कोर्सेज पास कर लिए हैं, कितने सेमेस्टर पास कर लिए हैं, इनमें उनका CGPA क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पोर्टल पर मौजूद होनी चाहिए, जो स्टूडेंट को जो है वो अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों, और उन लोगों को भी एक्सेसिबल हों, अवेलेबल हों जो उसकी मेंटोरिंग करना चाहते हैं, उसकी काउंसलिंग करना चाहते हैं, उसकी गाइडेंस करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये यकीनन हमारे LMS के साथ, UMS के साथ इंटीग्रेटेड होगा, ताकि हर जगह पर स्टूडेंट को कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। एडवाइजरी और काउंसलिंग सर्विसेज हैं, ये तो एक तरह से जैसे मैंने कहा, यही तो रूह है पूरे ODL की और किसी भी सिस्टम की। तो सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स अंडर ODL सिस्टम में इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन दी फॉलोइंग। तो ये इन्फॉर्मेशन, इसको बड़ी डिटेल से मैंने इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये अहम ही बहुत है। इसके बगैर हम स्टूडेंट को रिटेन भी नहीं कर सकते, उसको मोटिवेटेड भी नहीं रख सकते, उसको डिग्री कंप्लीशन तक पहुंचा भी नहीं सकते, और उसको जो गुड, एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है वो भी हम उससे हासिल नहीं कर सकते। तो नंबर 1 है इंक्वायरी, एडमिशन एंड प्री स्टडी एडवाइजरी सर्विसेज। जब स्टूडेंट और जो इंक्वायर करता है, कोई सवाल करता है दाखिले से पहले, तो उसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और सब्जेक्ट्स के बारे में भी, फ़ी के बारे में भी, एग्ज़ाम के बारे में भी, और बाकी कंस्ट्रेंट इफ़ एनी मौजूद हैं। तो नंबर 2 इज़ ट्यूटोरियल सपोर्ट फॉर कंटिन्यूस academic guidance shall be organized in an appropriate form, as in the ODL system students are not usually familiar with the systems of the program instruction and formative assessment। क्योंकि ना तो पढ़ाई के तरीक़ेकार से आमतौर पर वाकिफ़ होते हैं और ना ही असेसमेंट से, तो उनको कदम कदम पर ट्यूटोरियल की ज़रूरत होती है। 3 इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज थ्रू आउट द कोर्स। थ्रू आउट दी कोर्स उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज की कदम कदम पर ज़रूरत होती है। इसका बंदोबस्त करना चाहिए। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को इसका बंदोबस्त करना है, उनको ट्यूटोरियल जो है वो ट्यूटोरियल का बंदोबस्त करना है, ट्यूटर का बंदोबस्त करना है, और इस बात को देखना है कि क्या ये उनके दरमियान लिंक फंक्शनल है। अगर हम ट्यूटर से पूछते हैं कि आपसे कितने लोग जो है वो आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, वो कहे कि मैंने पहली ही गुफ्तगू में उनको बहुत अच्छा समझा दिया था, अब कोई भी नहीं आ रहा ट्यूटोरियल के लिए, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम कम्युनिकेशन बैरियर। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको मसाइल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क दी क्वेश्चंस। क्योंकि सवाल का ना आना सवाल की गैर मौजूदगी का एक इजहार नहीं है, उसका सिम्टम नहीं है। सवाल का ना आना इस बात का सिम्टम है कि उनमें कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। नंबर 4 इज सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रायर एंड एक्वायर्ड लर्निंग। तो इसका भी जो करिकुलम है, जो एडवाइजरी सर्विसेज में, उसमें स्टूडेंट से बात करके उनको किस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज वो पहले रखते हैं, उसको उनको गाइड किया जा सकता है कि कौन सी स्किल वो किस प्रोग्राम में जाएं, कौन सी स्पेशलाइजेशन अपने प्रोग्राम में लें, ताकि वो बेटर प्रिपेयर हो सकें फ्यूचर के लिए। 5 इज़ डैट इंश्योरिंग एक्सेस टू ऑनलाइन लाइब्रेरी रिसोर्सेज। चूँकि स्टूडेंट डिस्पर्स होते हैं, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी के रिसोर्सेज की एक्सेस भी उनके लिए ज़रूरी है। इसमें भी उनको इनकरेज भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और एक तरह से उनको एंगेज भी करेंगे ऑनलाइन लाइब्रेरी रिसोर्सेज के साथ। Point 6 is examination centers with differential services for students with special needs of one sort or another, disability, geographical remoteness and prisoners etc. देखें, जब एग्ज़ाम देना है तो उसमें सारे नॉर्मल लोग तो नहीं होंगे,
कुछ जो डिफरेंटली प्रिपेयर्ड भी होंगे, कुछ स्पेशल एबिलिटी के लोग भी होंगे, कुछ दूर दराज इलाकों में होंगे, और बाज़ का जेलों के लोग भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो केयर जो है वो करनी होती है, इन सबको सपोर्ट फ्राहम करनी होती है। 7 is the HEC grievances and redressal regulations shall be adopted and operationalized by the university, higher education institutions, and higher education institutions shall institute a system of grievances redressal according to the guidelines. HEC ने सेमेस्टर रूल्स के अंदर ज़रूरी किया हुआ है कि एक ग्रीवियंसेस कमेटी हो जो स्टूडेंट के ग्रीवियंसेस हैं उन पर नज़र रखे, उनको रिजॉल्व करे। अब ग्रीवियंसेस क्या होते हैं? बाज़ का स्टूडेंट ने असाइनमेंट भेजी होती है और ट्यूटर के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता और उसको मार्क्स नहीं मिलते, इसको देखे। बाज़ जो पेपर की रीचेकिंग की ज़रूरत होती है, इसको देखे। बाज़ का स्टूडेंट का ये स्टांस होता है कि जिसने असाइनमेंट मेरी असाइनमेंट देख के लिखी थी उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों में स्टूडेंट के जो ग्रीवियंसेस हैं उसको प्रॉपरली सुना जाना चाहिए और उसका प्रॉपरली जो है एक वे आउट या सोल्यूशन होना चाहिए। Point 8 is counseling distance learning. The various types of media may be utilized by institute, including face-to-face, telephone, teleconferencing, letters, handbook, online frequently asked questions, audio, video tape, radio, television, computer, internet via chat rooms and social media groups. तो ये मल्टीपल जितने ये मैंने पढ़े जिक्र किया ये भी और इनके अलावा भी जितने भी मीन्स हैं उन सबको यूज़ किया जा सकता है एडवाइजरी और काउंसलिंग सर्विसेज के लिए, और इन पॉलिसी में इनका तफसील से जिक्र है। अब हम आते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बात की थी कि रिपील की, तो ये पॉलिसी जितनी भी ओडीएल के हवाले से पहली पॉलिसीज़ हैं उनको सुपरसीड कर गई है, वो सारी नल एंड वाइड हो गई हैं, इंक्लूडिंग जो HEC ने जितने भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से इससे पहले नोटिफिकेशन जारी किए थे, जो भी हदायत थी सारी ख़त्म हो गई। अब हमने इसी पॉलिसी पर जो ओडीएल पॉलिसी 2024 है इसी पर अमल करना है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए। ये हमारी टॉक थी जी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी के बारे में, और जिसमें हमने बात की ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कब शुरू हुई, इस पॉलिसी का स्कोप क्या है, और मिशन और विजन ओडीएल पॉलिसी का क्या है, मोड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होंगे, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कैसा होगा, कंटेंट और मटेरियल डेवलपमेंट और सिलेक्शन कैसे होगी, इंस्ट्रक्शनल जो डिज़ाइन है उसको डिफ़ाइन किया गया, उसमें ये देखा गया कि इसमें कौन सा डिज़ाइन जो है वो सजेस्ट किया गया है। तो इसमें इस पॉलिसी में एडमी का लर्निंग डिज़ाइन फ्रेमवर्क वो सजेस्ट किया गया है। फिर हमने वैल्यूएशन और असेसमेंट मैकेनिज़्म पर बात की, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बात की, और ख़ास तौर पर हमने एडवाइजरी और काउंसलिंग सर्विस पर बात की। और फिर हमने देखा कि यही पॉलिसी अब ख़त्मी है, इसके बाद कोई पॉलिसी आएगी तो वो इसकी जगह लेगी, लेकिन ये कि अब से पहले जितनी भी चीज़ें जो है वो ओडीएल के हवाला से थी सारी ख़त्म हो गई। अब इसी पॉलिसी पर कम्प्रिहेंसिवली अमल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट policy related talk.